प्यारे बच्चों नमस्कार। विद्या भारती मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और यह महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमारा पार्ट नंबर 5 है। तो बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, अपने बाकी साथियों तक इस वीडियो को शेयर करिए और इसी प्रकार के नए वीडियो को पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो आपको मिल सके। चलिए आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, किलोवाट घंटा जो है यह किसका मात्रक है? बताइए, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? पहला विकल्प है धारा का मात्रक है, बी है समय का मात्रक है, सी है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, डी विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो बताना है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो आपको याद रखना है किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। दूसरा प्रश्न देखिए, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में पूछा है, हार्मोन स्त्रावित होता है। हार्मोन जो है वो किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है? अंतः स्त्रावी ग्रंथि से, बी है बहिस्त्रावी ग्रंथि से, नलिका ग्रंथि से, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए हार्मोन जो है वो किस ग्रंथि से स्त्रावित होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन जो है यह अंतःस्त्रावी ग्रंथि से स्त्रावित होता है। ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा अंतःस्त्रावी ग्रंथि हमारा राइट आंसर रहेगा। प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? बताइए किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? पहला विकल्प है 8, बी है 7, सी है 9 और डी है 5। तो जो उदासीन विलयन होता है उसका पीएच मान आपको याद रखना है कितना होता है? 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान ऑप्शन नंबर बी 7 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। प्रश्न संख्या 5 है, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार का मंजन का व्यवहार करना चाहिए? बताइए मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार का मंजन का व्यवहार करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षारकीय दंत मंजन का व्यवहार दांतों को साफ करने के लिए किया जाना चाहिए। विकल्प बी हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न क्रमांक 6 में पूछा है, ओम का नियम किसके लिए सत्य है? बताइए ओम का नियम किसके लिए सत्य है? पहला विकल्प है धात्विक, केवल धात्विक चालकों के लिए, बी दे रखा है केवल अधात्विक चालकों के लिए, सी दिया है केवल अर्ध चालकों के लिए और डी है उपरोक्त सभी के लिए। तो बताइए ओम का नियम किसके लिए सत्य है? तो ओम का नियम जो सत्य है केवल धात्विक चालकों के लिए सत्य है। विकल्प नंबर ए जो रहेगा प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 में पूछा है, पौधों में समन्वय किस विधि के द्वारा होता है? बताइए पौधों में समन्वय किस विधि के द्वारा होता है? रासायनिक विधि के द्वारा, कोशिकांग के द्वारा, सी है तंत्रिका तंत्र के द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में प्यारे बच्चों समन्वय जो होता है वो रासायनिक विधि के द्वारा होता है। पौधों में समन्वय रासायनिक विधि के द्वारा होता है। इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। प्रश्न संख्या 8 देखिए। प्रश्न संख्या 8 में पूछा है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला विकल्प है ऑक्जेलिक अम्ल, बी दिया है सिट्रिक अम्ल, सी है टार्टरिक अम्ल और डी है लैक्टिक अम्ल।
तो बताइए इनमें से इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिए इमली में जो अम्ल पाया जाता है वो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में जो अम्ल पाया जाता है वो अम्ल कौन सा है? टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल है? चींटी के डंक में हमें बताना है कि कौन सा अम्ल है, फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। तो ये बिल्कुल सही है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो आपको याद रखना है फार्मिक अम्ल या इसको मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? बताइए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? पहला विकल्प है फेराडे ने की थी, बी है मैक्सवेल ने की थी, एम्पियर ने की थी या फ्लेमिंग ने की थी। तो बताइए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फेराडे ने की थी। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 11। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बताइए बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि बैटरी से कौन सी धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से जो धारा प्राप्त होती है वो दिष्ट धारा प्राप्त होती है। बैटरी से कौन सी धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा प्राप्त होती है। विकल्प ए दिष्ट धारा हमारा सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 12 देखिए, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? बताइए सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। अंडोत्सर्जन उत्सर्जन का कारण बताना है। अंडोत्सर्जन उत्सर्जन का कारण क्या होता है? तो इसका कारण हो जाएगा LH। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का एकदम सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न में पूछा है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? बताइए इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजी कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक जो होते हैं वो वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का एकदम सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 की ओर। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा का संकेत करता है? बताइए फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में यहां पर किसकी पूछा है? अंगूठा जो है वो किसकी दिशा का संकेत करता है? धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का, बल का या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा बल की दिशा की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा हमारा सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बताइए डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? पहला विकल्प है दिष्ट धारा, बी है प्रत्यावर्ती धारा, सी है दोनों धाराएं, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो डायनेमो है इससे किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो हमें याद रखना है कि डायनेमो से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। कौन सी धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। विकल्प नंबर ए जो रहेगा हमारा राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में पूछा है पराग कोश में होते ही बताइए
पराग कोश में क्या होते हैं? तो आपको याद रखना है कि पराग कोश में जो होते हैं वो पराग कण होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। विकल्प नंबर डी जो रहेगा हमारे इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा। प्रश्न 18 है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है या किसमें होता है? बताइए। शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में होता है, बी दिया है गर्भाशय में होता है, अंडाशय में होता है या उपरोक्त सभी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शुक्राणु का जो निर्माण होता है, प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। विकल्प ए हमारा सही जवाब रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 आपके सामने है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? बताइए। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या ह्रास क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है, अपचयन कहलाता है, उपचयन कहलाता है या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो आपको याद रखना है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी या ह्रास जो होता है वो अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। विकल्प बी अपचयन हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति कैसी हो जाती है? बताइए। वायु रोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति जो होती है वो कैसी हो जाती है? तो आपको याद रखना है उपचयन की जो गति होती है वो धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 21 है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? बताइए। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग बताना है। लाल होता है, हरा होता है, काला होता है या फिर पीला होता है। तो आपको याद रखना है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का जो रंग होता है प्यारे बच्चों उसका रंग काला होता है। उदासीन तार का रंग क्या याद रखना है? काला होता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? बताइए। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? पहला विकल्प है ऊष्मीय प्रभाव पर, बी है चुंबकीय प्रभाव पर, सी है रासायनिक प्रभाव पर और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर ऊष्मीय प्रभाव ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? बताइए। निम्न में से नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है? पहला है कॉर्निया, पुपिल, रेटिना, आइरिस। तो बताइए इनमें से नेत्र का रंगीन भाग जो होता है वो क्या होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग कॉर्निया होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 24 देखिए। प्रश्न में पूछा है मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, अवतल दर्पण होता है या उत्तल दर्पण होता है? तो बताइए मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन बी उत्तल लेंस हमारा एकदम सही आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 25 देखिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? बताइए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? O2 ऑक्सीजन, NH3 अमोनिया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, N2 नाइट्रोजन। तो बताइए ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2 जो है यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है।
ऑप्शन नंबर सी CO2 हमारा एकदम सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 26। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया कौन सी होती है? जब कली चूना पर जल डाला जाता है तब अभिक्रिया कौन सी होती है? पहला विकल्प है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, बी है ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है, विस्फोटक अभिक्रिया होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो आपको याद रखना है कि तब अभिक्रिया जो होती है वो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 27 की ओर बढ़ते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? बताइए, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं, प्लास्टिक कहलाते हैं, या फिर रबर कहलाते हैं? तो उच्च वसीय अम्लों के जो सोडियम लवण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो साबुन कहलाते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर ए साबुन हमारा सही जवाब रहेगा। प्रश्न संख्या 28 देखिए, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? बताइए, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण पूछा है, कौन सा है? लाल, नीला, हरा, या उपरोक्त सभी? तो बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा? तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण जो रंग है वो लाल, नीला और हरा तीनों रंग जो है यह प्रकाश का प्राथमिक रंग है। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर उपरोक्त सभी विकल्प डी के साथ इस प्रश्न का एकदम सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में पूछा है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? बताइए, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? तो मेंडल ने चुना था। मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना था? मेंडल ने चुना था। ऑप्शन नंबर ए मेंडल हमारा एकदम सही आंसर रहेगा। आज के इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, एंड्रोजेन क्या है? बताइए, एंड्रोजेन क्या है? मेल हार्मोन है, फीमेल हार्मोन है, पाचक रस है, पाराथायराइड हार्मोन है? बताइए एंड्रोजेन क्या है? तो प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि एंड्रोजेन जो है वो एक मेल हार्मोन है। इसलिए अंतिम प्रश्न संख्या 30 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मेल हार्मोन हमारा एकदम सही आंसर रहेगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने साइंस विषय के 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस किया और यह 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमारा भाग नंबर कौन सा था? तो यह पार्ट नंबर 5 था। इस वीडियो में हमने जो 30 प्रश्नों को डिस्कस किया 5वें भाग में, उम्मीद करता हूं ये 30 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, सभी दोस्तों तक शेयर करिए ताकि वो भी अच्छी तैयारी कर सके। आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।